हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं यूपी पीसीएस का मॉक टेस्ट 3। कौन सा? यूपी पीसीएस का मॉक टेस्ट 3 1 और 2 जो है अपलोड हो चुका है। जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को जो है जो की पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, एग्ज़ाम की पॉइंट, उसको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उससे भी प्रश्न आने के बिल्कुल चांस बनते हैं। थोड़ा सा डीप लेवल में जाना होता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो थोड़ा सा जो है गहराई अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि समझ की अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा। तो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा पानी से हल्का होने के कारण जो है पानी में तैरता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा पानी से हल्का होने के कारण पानी में तैरता है? तो अल्मुनियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है या सोडियम है। ठीक है, जो पहला है उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सोडियम जो है पानी से हल्का होने की वजह से ये उसमें तैरता है। तो इसको देख लेते हैं एग्जाम की पॉइंट में। पानी का घनत्व तो कितना होता है? 1 मिलीग्राम पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, पर मिलीमीटर में क्यूब में 1 मिलीग्राम जो है उसका वजन होता है। वहीं जो सोडियम का घनत्व तो होता है 0.97 मिलीग्राम होता है 1 मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखने से लग रहा है, आपको अंदाजा लग रहा होगा जो मेजरमेंट है यहाँ पे, कि सोडियम है वो क्या है, सोडियम का घनत्व तो जो है पानी की अपेक्षा कम है। ठीक है, एक ही जो आयतन में हो रही है बात, उसमें जो मिलीमीटर क्यूब यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों का मिलीमीटर क्यूब है, तो उसके हिसाब से जो है सोडियम का क्या है, भार भी कम होगा, तो ये पानी में तैरने लगता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? होता है 11। सिंबल कितना होता है सोडियम का, क्या होता है? तो होता है Na। यह कैसा धातु होता है? धातु होता है, एक नरम धातु होता है, चांदी जैसा सफ़ेद होता है और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील, माने कि अत्यधिक क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ये जो है फ्री स्टेट में वातावरण में नहीं पाया जाता है, किसी न किसी जो है कंपाउंड के रूप में, किसी न किसी यौगिक के रूप में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही क्रियाशील, बहुत ही रिएक्टिव धातु है ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। धारवाड़ की चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो धारवाड़ के चट्टान हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सबसे पुरानी परत वाली चट्टानें हैं। क्या है? सबसे पुरानी परत वाली चट्टानें हैं। इसी क्रम के की चट्टानों से अरावली की पर्वत की निर्माण हुआ है। ठीक है, जो धारवाड़ पर्वत की चट्टानें हैं उसी चट्टानों से भी अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। ये असम के पठारी क्षेत्र में सिलांग श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, असम के पठारी क्षेत्र में किससे प्रसिद्ध है, किस नाम से? सिलांग श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। सभी कथन सही हैं, तो जी हाँ, इसके सभी कथन सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, इसका एक एक पॉइंट आपको रट जाना है, याद कर जाना है, समझ लेना है कि सबसे पुरानी पर्वत जो है वाली चट्टानें हैं कौन? धारवाड़ की। और इसी क्रम में चट्टानों से अरावली पर्वत का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, और असम के जो पठारी क्षेत्र है उसको सिलांग श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा इसके बारे में और डिटेल जानकारी ले लेते हैं एग्जाम की पॉइंट में। धारवाड़ की चट्टानें जो है भारत की सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं? रूपांतरित चट्टानें हैं। इसका गठन जो है 2.5 अरब से लेके 1.8 अरब साल पहले हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2.58 अरब से लेके 1.58 अरब साल पहले हुआ था। इनका निर्माण आर्कियन शैलों के अवसादों के कायांतरण के कारण हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है? आर्कियन शैलों के अवसादों के कायांतरण के कारण इनका निर्माण हुआ है। और वे मुख्य रूप से अरावली, छोटा नागपुर के पठार, मेघालय और तमिलनाडु क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन? धारवाड़ के जो भी चट्टान है वो मुख्य रूप से अरावली में, छोटा नागपुर के पठार में, मेघालय में और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये आपको डिटेल में जानकारी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा, जनजातियों से प्रश्न, कृषि से प्रश्न, इन्वायरमेंट में कोई भी घटना हो रही है उससे प्रश्न, ये सब जो है बड़े बड़े फेमस होते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कृषि के क्षेत्र में काम कर रही है, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम कर रही है, जनजातियों के लिए काम कर रही है, शेड्यूल ट्राइब के लिए काम कर रही है और शेड्यूल कास्ट के लिए काम कर रही है, तो समझिए कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि
ऐसे ही लोगों के लिए काम करना होता है सिविल सर्विसेज को, जो कि देश की उन्नति में क्या होते हैं, बहुत ही सहायक होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ट्राइब से यानी कि जनजातियों से संबंधित प्रश्न है। तो बताइए बोरो कहाँ संबंधित है, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए हाँ, बोरो जो है, ठीक है, ब्राज़ील में रहने वाला जनजाति है। नाबा जो है सूडान में रहने वाला जनजाति है। फुलानी जो है पश्चिम बंगाल में रहने वाला जनजाति है, लेकिन सॉरी पश्चिम अफ्रीका में। लेकिन बंटू जो है यानी कि बंटू पश्चिम अमेरिका में रहने वाली जनजाति नहीं है। तो यही उसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो आगे देख लेते हैं, इसमें बंटू कहा जाता है। तो बंटू जनजाति जो है रहती है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से संबंधित जनजाति है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ऊपर जो भी जनजातियाँ हैं इनको आपको क्या करना है, याद करना है कि बोरो जो है ब्राज़ील में रहती है, नबा सूडान में, फुलानी पश्चिम अफ्रीका में और बंटू जो है दक्षिण अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के निकट पराजित किया था। निम्नलिखित जो भी शासक नीचे दिए हुए हैं ABCD में, उनमें से किसने मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के निकट पहली बार पराजित किया था। तो वो भीमदेव सोलंकी 2 था, विजयदेव था, या भीमदेव सोलंकी 1 था, या इनमें से कोई भी नहीं था। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा A, यानी कि भीमदेव सोलंकी 1 ने मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के निकट पराजित किया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम की पॉइंट में, भीमदेव सोलंकी 2 ने 1178 ईस्वी में माउंट आबू के पास मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, ठीक है। मतलब हराया था। भीमदेव सोलंकी 2 ने 1178 ईस्वी में माउंट आबू के पास मोहम्मद गोरी को हराया था। भारत में मोहम्मद गोरी की यह जो है पहली हार थी। किसके द्वारा? भीमदेव सोलंकी 2 के द्वारा ये पहली हार थी मोहम्मद गोरी की भारत में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पे फोकस करना है, ठीक है, सही पे फोकस नहीं करना है। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन किए थे? जेम्स कुक किए थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन किए थे? जेम्स कुक किए थे। तो ये कथन जो है क्या है? बिल्कुल सही है। भारत की खोज कौन किया था? वास्को डी गामा किए थे, तो भी कथन सही है। न्यूजीलैंड की खोज किसने की? तस्मान ने की थी, ये भी सही है। अमेरिकी खोज जो है निकोलस की थी, ये गलत है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज जो जेम्स कुक किए थे, भारत की खोज जो है वास्को डी गामा किए थे, न्यूजीलैंड की खोज जो है तस्मान किए थे, और अमेरिका की खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस किए थे। ध्यान रखिएगा, इसको रट जाइएगा। सब कुछ चारों पॉइंट जो है याद रखना है, किसी ना किसी रूप में ये आपके सामने एग्जाम में दिख जाएगा ऐसा प्रश्न। तो अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस यानी क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 ईस्वी में इसकी खोज की थी अमेरिका की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। सल्तनत काल के मुख्य टेक्सों में के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? सल्तनत काल में जो भी टैक्स लगते थे उसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको इसमें उत्तर बताना है। जजिया तक क्या था? गैर मुस्लिमों से टैक्स वसूला जाता था। बिल्कुल, ये टैक्स कैसा था? हिंदुओं से वसूल होती थी जजिया कर। तो ये गैर मुस्लिम जो भी थे इस टैक्स को भरते थे, जजिया टैक्स को। तो सही है ये, ठीक है। ज़कात, मुसलमानों से मजहबी टैक्स वसूला जाता था, ठीक है, ये भी सही है। जो ज़कात था मुसलमानों से उनके धर्म के नाम के, उनके मजहब के नाम पे टैक्स वसूला जाता था। खुम्स क्या था? लड़ाइयों में डकैती से प्राप्त धन था। तो ये भी सही है। खुम्स क्या था? लड़ाइयों में डकैती से प्राप्त धन था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 6वां का D, यानी कि ऊपर के सभी सही हैं। यानी कि जजिया जो है गैर मुस्लिमों से वसूल जाता था, ज़कात मुसलमानों से मजहबी टैक्स वसूलते थे, और खुम्स क्या था? लड़ाइयों में डकैती से प्राप्त धन था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। मौर्य शासक अशोक के अभिलेख में केवल उसके पुत्र का उल्लेख मिलता है। देखिए, पुत्र तो सभी हैं उसके अशोक के, लेकिन उसके अभिलेखों की बात हो रही है। ध्यान रखिए, अभिलेखों की बात हो रही है। उसके अभिलेखों में केवल उसके किस पुत्र की उल्लेख मिलता है? तो महिंद्रा का मिलता है, दशरथ का मिलता है, कुणाल का मिलता है, या तीवर का मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में ये स्पेलिंग हो जाएगा तीवर, ठीक है। तो उसका उत्तर हो जाएगा 7वें का हो जाएगा D, यानी कि केवल तीवर का उल्लेख मिलता है मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों में। उसके पुत्र का जो भी मतलब उल्लेख है, जो भी अभिलेखों में उल्लेख है उसकी बात हो रही है। तो उस तीवर का जो है उल्लेख मिलता है, बाकी अन्य का उल्लेख उसके अभिलेखों में नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, उसको ध्यान रखना है।
बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 45 में। तो बिल्कुल ये सही है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है अनुच्छेद 45 में उल्लिखित है। भारतीय संविधान की परिप्रेक्ष्य में बात हो रहा है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में यानी कि 123 में। तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 123 में है। काम के लिए उचित और मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42। जी हाँ, अनुच्छेद 42 में जो है काम करने के लिए क्या है? मानवीय स्थिति और उचित स्थिति का वर्णन किया गया है। काम का अधिकार यानी कि राइट फॉर वर्क के लिए अनुच्छेद 43 में नहीं है उल्लेख, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। बाकी आपको ए और बी और सी जो है याद करना है, बाकी डी का मैं उत्तर बता रहा हूँ तो उसको भी याद करना है, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। कुछ मामलों में काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद किसमें है? 41 में वर्णित है। कुछ मामलों में काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 41 में वर्णित है। तो इसको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। देखिए, आपको जो है वीडियो 2 से 3 बार देख लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा शार्ट नोट्स बना लेना है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और जो भी बहनें मुख्य सेविका की तैयारी कर रही हैं, कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप लोग जाके मुख्य सेविका का पूरा जो है प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे देख सकती हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन बुक का पूरे क्वेश्चन भी लगा दिया गया है, ठीक है। एक और बात, साथ ही करंट अफेयर्स चल रहा है। करंट अफेयर ऐसा जो पीसीएस के लिए बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है। मैं वही रखता हूँ करंट अफेयर जो कि बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और भर दिया, ठीक है। ऐसे तो बहुत लंबा हो जाता है, मैं देखता हूँ कि बहुत लंबे लंबे बनते हैं करंट अफेयर के वीडियोज़, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे वीडियो मतलब क्वेश्चन को रखता हूँ, चाहे ऐसे टॉपिक्स को रखता हूँ जो कि आने के पूरे चांस बनते हैं। तो मैं जो है बहुत ही स्पेसिफिक होकर तैयारी करवाता हूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में। अगर आप स्पेसिफिक नहीं होते हैं तो पढ़ के जो है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कितना पढ़ सकते हैं? आपको स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा, एक डायरेक्शन में चलना ही पड़ेगा, कुछ जो है सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तो मैं उस चीज़ पे काम करता हूँ। चलिए क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद में संयुक्त बैठक की प्रावधान है? किस स्थिति में जो है ज्वाइंट बैठक हो सकती है, यानी कि संयुक्त बैठक हो सकता है? तो उस स्थिति का वर्णन किया गया है यहाँ पे। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अपनी अस्वीकार कर दिया गया है, ठीक है। सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया मतलब क्या? कि एक सदन में जो विधेयक पास हो गया है और दूसरे सदन में क्या हो गया? अस्वीकार हो गया। तो उस स्थिति में जो है ज्वाइंट बैठक यानी कि संयुक्त बैठक बैठ सकती है। यदि दूसरा सदन जो है विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमत है, ठीक है, असहमत है। दूसरा सदन जो है विधेयक में किए गए संशोधन से असहमत हो रहा है तो भी जो ज्वाइंट मतलब कि यानी कि संयुक्त बैठक बैठ सकती है। यदि दूसरे सदन द्वारा किसी भी विधेयक के पारित होने के बाद 6 महीने से अधिक की अवधि व्यतीत हो गई है, एक सदन ने पारित कर दिया है उस विधेयक को, दूसरा सदन उसको पारित नहीं कर रहा है, 6 महीने से अधिक हो गया है, तो भी जो है संयुक्त बैठक बैठ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी स्थितियों में जो है संयुक्त बैठक बैठ सकती है। कब कब? अगर जो है दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया है तब विधेयक को, या दूसरा सदन जो है विधेयक के किए गए संशोधनों में असहमत है तो भी, और एक सदन ने पास कर दिया है, दूसरा सदन 6 महीने से उसको लटकाया रखा है। तो तीनों कंडीशन में जो है संयुक्त बैठक बैठ सकती है। ये ध्यान रखिएगा, इसको याद रखना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। हर एक प्रश्न जो है, ऐसे प्रश्न अपने आप में एक टॉपिक होते हैं, ऐसे प्रश्नों को जो है सारे ऑप्शनों को याद रख लिया जाता है। यही जो है उसमें भलाई होती है, और यही जो है एक क्या कहते हैं, एक स्मार्ट स्टडी का क्या होता है, वे होता है, तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। निम्न पर विचार करिए। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उपरोक्त में से किसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है या किए जाते हैं? तो बताइए 2, 3 और 4 को, 1, 3 और 4 को, 1, 3 को, या ऊपर सभी को, ठीक है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जो 10वां है उसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 2, 3 और 4। यानी कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करते हैं, तो ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल साहब और मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं।
तो ऐसे प्रश्नों को याद रखना होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, काम गड़बड़ हो जाता है। तो आपको जो है यहाँ पे आज जो है उपराष्ट्रपति के बारे में पता चल गया कि ये निर्वाचित होते हैं, नियुक्त नहीं होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ।